चैप्टर क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में समझेंगे, जो एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक वेदर पैटर्न का बदलना नहीं है, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी गहरा असर डालता है। क्लाइमेट चेंज को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। जब हम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और अर्थ की टेम्परेचर को बदलने लगती है। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, जिसमें दुनिया की एवरेज टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई है। इसका मेजर रीजन ग्राउंड ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज है। अब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को देखते हैं। राइजिंग सी लेवल ग्लोबल वार्मिंग से के वजह से पोलर आइस कैप और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहे हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना न सिर्फ सी लेवल राइज को बढ़ाता है, बल्कि ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को भी इफेक्ट करता है। लॉस ऑफ क्रायोस्फीयर क्रायोस्फीयर वो पार्ट है जो आइस और स्नो से बना होता है, जैसे पोलर आइस कैप। इसका लॉस ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ाता है। ओशियन एसिडिफिकेशन जब CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, तो वो ओशियन में डिसॉल्व होता है और ओशियन को एसिडिक बना देता है, जो मेराइन लाइफ को इफेक्ट करता है। अब क्लाइमेट चेंज को समझने के तरीके को देखते हैं। ट्री रिंग से हम पुराने क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। अगर रिंग वाइड है, तो इसका मतलब है कि वो पीरियड बेटर था। अगर रिंग थिन है, तो वो ड्रायर पीरियड को दिखाता है। रॉक लेयर सेडिमेंट्री रॉक में टेम्परेचर, रेनफॉल और ओशियन करंट के चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं, जो हमें पास्ट क्लाइमेट के बारे में बताता है। पोलर रिकॉर्ड्स जो प्लांट के होते हैं, वो सॉइल और लेक सेडिमेंट में प्रिजर्व होते हैं। इन्हें हमें पुराने क्लाइमेट कंडीशन और वेजिटेशन के बारे में पता चलता है। आइस कोर्स जो पोलर रीजन से ड्रिल किए जाते हैं, उनमें पुराने एयर बबल्स और स्नो लेयर्स ट्रैप होती है, जो हमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले के क्लाइमेट कंडीशन को बताती है। कोरल रीफ्स भी क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ और हेल्थ ओशियन टेम्परेचर और एसिडिटी को रिफ्लेक्ट करती है। केव स्पेलियोस्थेम केव फॉर्मेशन जैसे स्टेलेक्टाइल्स और स्टेलेगमाइट्स भी पास्ट क्लाइमेट कंडीशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को हैबिटेबल बनाता है। यह प्रोसेस अर्थ की सरफेस को हीट करता है, जिससे लाइफ सस्टेन होती है। अगर ये इफेक्ट ना हो, तो अर्थ की टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकती है, जो लाइफ के लिए इम्पॉसिबल हो। इम्पैक्ट सिंस 1880 ग्लोबल टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो चुका है। ये छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हर डिग्री का राइज क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये मेजर करता है कि एक ग्रीन हाउस गैस कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है CO2 के कंपैरिजन में। अगर कोई गैस का GWP हाई है, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी और ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस सोलर रेडिएशन को पास होने देती है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करती है, जो अर्थ से बाहर जाने वाली हीट को रोक देती है। इसलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है। कार्बन रिजर्वियर अर्थ पर कार्बन का टोटल अमाउंट लगभग 1.85 बिलियन गीगाटन है। इसमें से 97.73% कार्बन
सरफेस के नीचे होता है, जैसे ओशियन, सेडिमेंट और बायोस्फीयर। सिर्फ 2.27% कार्बन सरफेस पर होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल है। ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये इमिशन 40 से 100 टाइम्स ज्यादा है जितना कार्बन वोल्केनोज रिलीज करते हैं। अब ओजोन। ओजोन एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ज्यादा होता है। ओजोन का काम है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, जो अर्थ के सरफेस पर हार्मफुल होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये ओजोन हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, इसलिए ओजोन लेयर को अर्थ का सनस्क्रीन भी कहा जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, लेकिन ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है। अब क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। जब क्रॉप रेसिड्यू या बायोमास को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ये गैसेस ओजोन को भी इफेक्ट करती है और पोल्यूशन बढ़ाता है। अब वाटर वेपर को देखते हैं। वाटर वेपर यानी कि H2O एक और ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में वेरिएबल होती है, यानी कि उसका अमाउंट क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। ये गैस 0.02% से 4% तक एटमॉस्फेयर में होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। अल्टीट्यूड का इफेक्ट को देखते हैं। वाटर वेपर अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है, मतलब जितना हम अर्थ के सरफेस के पास होते हैं उतना ज्यादा वाटर वेपर होता है। 90% मॉइस्चर सिर्फ 6 किलोमीटर तक के हाइट तक होता है और ये इक्वेटर से पोल तक डिक्रीज होता है। रोल इन इंसुलेशन को देखते हैं। वाटर वेपर इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो सन से आती है, और आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को भी ट्रैप करते हैं जो अर्थ से बाहर जाती है। ये इंसुलेशन का काम करती है, लेकिन इसका इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में वीकर होता है। अब बात करते हैं मीथेन की। मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गैस ग्लोबल वार्मिंग में एटलीस्ट 25% का कंट्रीब्यूशन करती है। प्रॉपर्टी को देखते हैं। मीथेन ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस होती है, और ये एयर से हल्की होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। सोर्सेस की बात करें तो ग्लोबल फूड सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक मीथेन का मेजर सोर्स है। ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, खासकर लाइव स्टॉक फार्मिंग और राइस पेडीज से। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर के टाइम फ्रेमवर्क में 25 है, जो CO2 से ज्यादा होता है। मतलब मीथेन एक शॉर्ट टर्म पीरियड में ज्यादा हीट ट्रैप करता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड एक और पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले करती है। ये गैस 30% ज्यादा इंक्रीज हुई थी 1980 से 2016 के बीच। नाइट्रस ऑक्साइड का मेजर सोर्स एग्रीकल्चर है, खासकर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर से। 70% इमिशन एग्रीकल्चर से ही आती है। नाइट्रस ऑक्साइड को ग्लोबल कूलिंग गैस भी कहा जाता है, क्योंकि NO और NO2 गैसेस कूलिंग इफेक्ट डालती है, लेकिन N2O एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड का GWP 100 ईयर के टाइम फ्रेम में 298 है, जो मीथेन से भी ज्यादा होता है। अब ब्लैक कार्बन यानी कि सूट को देखते हैं। ब्लैक कार्बन या सूट एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो अर्थ को वार्म करती है। ये अल्बिडो को रिड्यूस करती है, जो सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी होती है।
जब ये सूट स्नो और आइस पर पड़ता है तो ये उन्हें डार्कन कर देता है, जिससे सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर बढ़ता है। ब्लैक कार्बन का लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होती है। ये डेज टू वीक तक एटमॉस्फेयर में रहती है, फिर रेन या स्नो के थ्रू सरफेस पर गिर जाती है। ब्लैक कार्बन CO2 के बाद क्लाइमेट चेंज में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अर्थ को वार्म करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक शॉर्ट टर्म और वीक ग्रीन हाउस गैस है जो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रेडिएशन फोर्सिंग इफेक्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स व्हीकल इमिशन, बायोमास बर्निंग और फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP को देखते हैं। GWP एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि एक ग्रीन हाउस गैस कितनी हीट ट्रैप कर सकती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, टाइपिकली 20 ईयर, 100 ईयर या 500 ईयर। अब फ्लोरिनेटेड गैस कंपाउंड जैसे CFC, HFC, PFC एंड SFC को देखते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC एक पुरानी जनरेशन की फ्लोरिनेटेड गैस थी जो पहले रेफ्रिजरेशन, सोलवेंट, एरोसोल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होती थी। ये गैसेस ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करती थी, इसलिए इन्हें फेज आउट किया गया। CFC का ग्रीन हाउस इफेक्ट पोटेंशियल CO2 से ज्यादा था, मतलब ये गैसेस ज्यादा हीट ट्रैप करती थी। इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर। CFC ने ओजोन लेयर को डैमेज किया, जिससे यूवी रेज ज्यादा अर्थ तक पहुंचती थी। ये ओजोन डिप्लेशन की वजह से स्किन कैंसर और आई प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इशू बढ़ गए थे। अब HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC को CFC के रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया गया था, खासकर रेफ्रिजरेशन, एरोसोल और सॉल्वेंट में। HFC का ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है और इनका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम भी लंबा होता है। ये गैसेस CFC से ज्यादा पोटेंट है, मतलब ये ज्यादा हीट ट्रैप करती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। HFC का GWP रेंज 140 से 11,700 तक होता है और इनकी लाइफ टाइम 1 से 270 ईयर के बीच होती है। मतलब ये गैसेस लंबा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहती है और ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले करती है। अब PFC पर फ्लोरोकार्बन। PFC में कार्बन और फ्लोरीन होता है और ये गैस मोस्टली एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रिलीज होती है। PFC का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 6,500 से 9,200 के बीच होता है, जो बहुत ज्यादा है। इनकी लाइफ टाइम भी बहुत लंबी होती है, 800 से 50,000 ईयर तक। इम्पैक्ट की बात करें तो PFC एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे टाइम तक रहती है और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती है। अब SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 एक और फ्लोरिनेटेड गैस है जो मैग्नीशियम प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेसर गैस के रूप में यूज होती है। SF6 का GWP 23,900 है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस में से एक है। ये गैस 3,200 ईयर तक एटमॉस्फेयर में रहती है। इसके इम्पैक्ट को बात देखें तो SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन ये गैस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में स्पेसिफिक यूज के लिए होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे जो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट एक मेजर है जो बताता है कि कितना CO2 हमने प्रोड्यूस किए हैं अपने एक्टिविटीज से, खासकर फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। ये टन्स में एक्सप्रेस होता है, जैसे अगर हम अपने व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल डालते हैं या हम
कोयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो CO2 का एमिशन होता है जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट में ऐड होता है। इंडियाज प्लेड्ज, इंडिया ने 2030 तक अपने इमिशन इंटेंसिटी को 2005 लेवल के कंपैरिजन में 45% तक रिड्यूस करने का कमिटमेंट दिया है। मतलब हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश करेंगे। अब कार्बन बॉम्ब्स ऐसा कोयल ऑयल या फॉसिल गैस प्रोजेक्ट होते हैं जो 1 गीगाटन से ज्यादा CO2 इमिट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करते हैं। लिंगो इनिशिएटिव, लीव इट इन द ग्राउंड, लिंगो इनिशिएटिव ने 425 कार्बन बम्स आइडेंटिफाई किए हैं दुनिया भर में। इन प्रोजेक्ट की वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन बजट एक्सीड हो सकता है। जैसे कार्मिकेल कोयल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में, गेवरा कोयल माइंस छत्तीसगढ़, राजमहल कोयल माइंस झारखंड। ये प्रोजेक्ट इतना CO2 रिलीज करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब क्लाइमेट सेंसिटिव एंड फीडबैक मैकेनिज्म। क्लाइमेट सेंसिटिविटी का मतलब है जब हमारी CO2 कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज करेगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर CO2 की कंसंट्रेशन 260 ppm थी और अगर ये 520 ppm हो गई तो ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये क्लाइमेट सेंसिटिविटी डिसाइड करेगा। जैसे अगर CO2 कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो हमारी ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से 4 डिग्री तक राइज कर सकती है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक एक प्रोसेस है जो CO2 कंसंट्रेशन के इफेक्ट को एम्पलीफाई यानी कि पॉजिटिव फीडबैक या डिमिनिश यानी कि नेगेटिव फीडबैक करता है। पॉजिटिव फीडबैक, परमाफ्रोस्ट, जब परमाफ्रोस्ट यानी कि जो आइस में लॉक होता है मेल्ट होता है तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है जो और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। वाटर वेपर, वार्म टेम्परेचर से वाटर वेपर बढ़ता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इनहेंस करता है। नेगेटिव फीडबैक, क्लाउड, कुछ क्लाउड सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कूलिंग इफेक्ट डालता है, लेकिन कुछ क्लाउड हीट को ट्रैप करते हैं जो वार्मिंग इफेक्ट डालता है। इंडियाज एनर्जी सिनेरियो को देखते हैं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। मार्च 2023 तक इंडिया का इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 168.96 गीगावाट है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, IEA एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी पॉलिसीज पर काम करती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, IEA हर साल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करती है जो ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड और फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में होती है। मेंबरशिप, सिर्फ OECD के मेंबर स्टेट्स IEA के फुल मेंबर बन सकते हैं। इंडिया को मार्च 2017 में एसोसिएटेड मेंबर बना गया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लेड क्लाइमेट चेंज। बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रही है और इसके काफी इम्पैक्ट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट, वेदर पैटर्न और ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट करते हैं। ये इम्पैक्ट क्रायोस्फीयर से लेकर सी लेवल राइज तक जाते हैं। चलिए इनको समझते हैं। श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर वो एरिया है जहां स्नो या आइस प्रेजेंट होता है जैसे ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल आइस शीट, परमाफ्रोस्ट और फ्रोजन लेक और रिवर। ये एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं और क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। रोल ऑफ क्रायोस्फीयर को देखते हैं। हाई अल्बिडो, आइस और स्नो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए ये अर्थ को ठंडा रखते हैं। फ्रेश वाटर सप्लाई,
ये रीजन दुनिया के कई हिस्सों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट रिकॉर्डर, क्रायोस्फीयर को हम अर्थ का ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये पुराने क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करता है। कॉन्सेक्वेंसेस ऑफ श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर को देखते हैं। वेजिटेशन चेंजेस, जब स्नो थॉ होता है तो हाई लेटीट्यूड रीजन में एरेबल लैंड बढ़ सकता है, लेकिन कोस्टल एरिया में सी लेवल राइज की वजह से लैंड सबमर्ज हो सकता है। सर्ज टाइप ग्लेशियर, सर्ज टाइप ग्लेशियर जब ब्रेक होता है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकते हैं जो डिजास्टर्स होते हैं। न्यू सी रूट इन दी आर्टिक, आर्टिक रीजन 2 बार ज्यादा वार्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज से, इसलिए न्यू सी रूट खुल रहे हैं। ये शिपिंग, एनर्जी, फिशरीज और मिनरल रिसोर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वाटर स्कार्सिटी एंड वाटर वार्स, वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है और इससे वाटर वार और माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोस्टल वेटलैंड लॉस, कोस्टल वेटलैंड का लॉस और कोस्टल एरिया का सबमर्जेंस हो सकता है। डिजास्टर्स वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न में एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे जैसे फ्लड, ड्राउट और साइक्लोन। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस इंपैक्ट, ग्राउंड वाटर पर भी इंपैक्ट होगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और एनिमल पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। अब आर्टिक एम्प्लीफिकेशन को देखते हैं। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि आर्टिक रीजन पूरे ग्लोब के कंपैरिजन में फास्टेस्ट वार्मिंग हो रही है। कंसेक्वेंसेस देखते हैं। मेल्टिंग पोलर आइस, जैसे जैसे पोलर आइस मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे क्लाइमेट पैटर्न और एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है। सी लेवल राइज, सी लेवल राइज का मतलब है कि समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये यूस्टेटिक और टेक्टोनिक चेंजेस की वजह से होता है। यूस्टेटिक चेंजेस, जब आइस शीट मेल्ट होती है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है जो सी लेवल को बढ़ाता है। टेक्टोनिक चेंजेस, कभी कभी टेक्टोनिक शिफ्ट भी सी लेवल को इफेक्ट करते हैं जैसे लैंड सिंकिंग या अपलिफ्टमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सी लेवल चेंजेस को देखते हैं। पास्ट क्लाइमेट एविडेंस, सी लेवल राइज से हम पुरानी क्लाइमेट चेंजेस को समझ सकते हैं। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, सी लेवल राइज को समझना हमारे लिए कोस्टल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए जरूरी है। रीजनल सी लेवल राइज, सी लेवल राइज ग्लोबली यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कुछ रीजन में सी लेवल राइज ज्यादा हो सकता है और कुछ रीजन में कम। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सी लेवल राइज, कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरत है, जैसे इंडोनेशिया जायंट सी वॉल, इंडोनेशिया में सी वॉल बनाया जा रहा है ताकि कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। नॉर्दर्न यूरोपियन इनक्लोजर डैम नीड, नॉर्दर्न यूरोप में इनक्लोजर डैम बनाने का प्रपोजल है जो सी लेवल राइज से प्रोटेक्ट करेगा। अब मोर सीवियर ट्रॉपिक साइक्लोन को देखते हैं। ट्रॉपिक साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चलिए समझते हैं कैसे ये साइक्लोन ज्यादा सीवियर हो रहे हैं। इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर को ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने और इंटेंसिटी होने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। जब सी लेवल टेम्परेचर बढ़ता है तो साइक्लोन ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। साउथ इंडियन ओशियन में अब सी लेवल टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि पहले ये 26.5 डिग्री के आसपास होता था। इस इंक्रीज की वजह से यहाँ के साइक्लोन ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। ग्लोबल फोर्सिंग मैकेनिज्म, रीजन फार फ्रॉम इक्वेटर भी अब हायर टेम्परेचर 24 to 26 डिग्री सेल्सियस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो साइक्लोन फॉर्मेशन के पोटेंशियल को एक्सपेंड कर रहा है। ग्लोबल फोर्सिंग मैकेनिज्म जैसे एल नीनो, इंडियन ओशियन डायपोल, साउदर्न एनुलर मोड और मेडन जूलियन ऑसिलेशन का इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, जो साइक्लोन फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है।
अब एरेबियन सी चेंजेज। एरेबियन सी को पहले साइक्लोन के लिए इतना कंडक्टिव नहीं था, अब रिपीटली हीट हो रहा है। क्लाइमेट मॉडल के मुताबिक 64% ऑफ साइक्लोन रिस्क इन द अरेबियन सी इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। डेटोरिएशन ऑफ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक वो नेचुरल सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फॉरेस्ट और ओशियन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सिंक अपनी कैपेसिटी लूज कर रहे हैं। हाई लेटीट्यूड फॉरेस्ट। टैगा और तुंद्रा रीजन में ज्यादा कार्बन स्टोर होता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते परमाफ्रॉस्ट जो फ्रोजन कार्बन को स्टोर करता है, अब मेल्ट हो रहा है, जिससे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के रूप में रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि CO2 का लेवल बढ़ने से प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट मिलता है। इससे इनिशियली प्लांट को ग्रोथ ज्यादा होता है। एसिमेटाइजेशन एंड डिमिनिशिंग इफेक्ट। जब प्लांट को हाई CO2 लेवल मिलते हैं तो पहले वो अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन टाइम के साथ प्लांट एसिमेटाइज कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ओशियन डीऑक्सीजनेशन। ओशियन डीऑक्सीजनेशन का मतलब है ओशियन में ऑक्सीजन की कमी। ये ह्यूमन इंड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन मिनिमम जोन। ऑक्सीजन मिनिमम जोन वो रीजन होते हैं जहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है। ये जोन ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन और रिड्यूस फोटोसिंथेसिस की वजह से बनते हैं, जो एनोक्सिक जोन का फॉर्मेशन करते हैं। वार्मिंग इफेक्ट। वार्मिंग ओशियन से ऑक्सीजन सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है, जो स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ाता है और डीऑक्सीजनेशन को एक्सीलरेट करता है। इफेक्ट ऑफ ओशियन डीऑक्सीजनेशन। एसिडिफिकेशन। ओशियन में एसिडिफिकेशन बढ़ रहे हैं, जो मेराइन लाइफ को इफेक्ट करता है। एलिमेंट साइक्लिंग। एसेंशियल एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का साइक्लिंग रिड्यूस हो रहा है। फिश मोर्टेलिटी। लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से फिश की मोर्टेलिटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग और कोरल रीफ ब्लीचिंग। कोरल रीफ एक ऐसा मेराइन इकोसिस्टम है जो कोरल पोलिम के कैल्केरस स्केलेटन से बनते हैं। ये पोलिम्स कनाडियन फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमोन्स और जेलीफिश के रिलेटिव हैं। चलिए समझते हैं कि कोरल रीफ कैसे बनते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। कोरल रीफ फॉर्मेशन। कोरल पोलिम्स सी वाटर से कैल्शियम साल्ट निकालते हैं और उनसे हार्ड ट्यूबुलर स्केलेटन बनाते हैं। ये स्केलेटन मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। आइडियल कंडीशन की बात करें तो रीफ को बनाने के लिए कुछ आइडियल कंडीशन चाहिए होती है, जैसे स्टेबल क्लाइमेट कंडीशन, वार्म वाटर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेलो वाटर, क्लियर साल्ट वाटर, एबंडेंट प्लैंक्टन्स, लिटिल और नो पोल्यूशन होना चाहिए। कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के टेरिटरीज में दुनिया के 1/3 कोरल रीफ हैं। इंडिया में कोरल रीफ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मेन्नर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड और मालवन में पाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा एनिमल फाइला को होस्ट करता है। ये बायोडायवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट हब है। अब कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग को देखते हैं। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोरल पोलिन अपने कलर को खो देता है, जो उनके स्ट्रेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। अब समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग के मेजर कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर चेंजेज। टेम्परेचर चेंजेज सबसे बड़ा कॉज है कोरल ब्लीचिंग का। अगर वाटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कोरल पोलिन अपने सिम्बायोटिक अलगी को एक्सपेल कर देता है, जिससे उनका कलर लॉस हो जाता है और ब्लीचिंग होता है। ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन भी एक मेजर कॉज है
जो CO2 लेवल बढ़ाता है। वो ओशियन में कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने लगता है। ये कोरल स्केलेटन को वीक कर देता है और ब्लीचिंग को बढ़ाता है। इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एक्सेस न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस से अलगी ग्रो बढ़ जाती है जो कोरल के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये उनके हेल्थ को इफेक्ट करता है और ब्लीचिंग को ट्रिगर करता है। सब एरियल एक्सपोजर। जब लो टाइड के वजह से कोरल एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आ जाता है तो उनका स्ट्रेस बढ़ता है और ब्लीचिंग हो सकता है। जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स जैसे कॉपर, हर्बिसाइड्स और ऑयल के एक्सपोजर से भी ब्लीचिंग हो सकता है। ये पोल्यूटेंट कोरल के लिए हार्मफुल होते हैं और उनकी हेल्थ को डिटोरेट करते हैं। इपीजूटिक्स। कोरल डिजीज भी ब्लीचिंग को एग्जरबेट करते हैं। ये डायरेक्टली ब्लीचिंग से रिलेटेड नहीं होते लेकिन कोरल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। अब बायोरॉक टेक्नोलॉजी फॉर कोरल रिस्टोरेशन को देखते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी एक इनोवेटिव मेथड है जिससे कोरल रीफ को रिस्टोर किया जा सकता है। इसमें मिनरल एग्रेशन या इलेक्ट्रो एक्युमुलेशन का प्रोसेस होता है। हाउ बायोरॉक टेक्नोलॉजी वर्क देखते हैं। इस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल करंट को स्टील स्ट्रक्चर में पास किया जाता है जो बायोरॉक बनाता है। यह बायोरॉक मिनरल डिपॉजिट को अट्रैक्ट करता है और कोरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। यह टेक्नोलॉजी कोरल रीफ को स्ट्रेसफुल कंडीशन से रिकवर करने में मदद करती है और उन्हें हेल्दी बनाया रखती है। अब द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC को देखते हैं। IPCC एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट और सॉल्यूशन पर रिसर्च करती है। फॉर्मेशन ऑफ IPCC को देखते हैं। IPCC को यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में बनाया था। IPCC के 195 मेंबर कंट्री हैं जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज इशू पर काम करते हैं। अब IPCC स्ट्रक्चर को देखते हैं। IPCC खुद रिसर्च नहीं करता बल्कि ये साइंटिस्ट और एक्सपर्ट के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। IPCC के असेसमेंट रिपोर्ट को टाइम टू टाइम रिलीज किया जाता है। अब तक IPCC ने AR1 1990 से लेकर AR6 तक रिपोर्ट रिलीज की है। करंट असेसमेंट साइकिल AR6 है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज काफी जरूरी है। इसमें हम टेक्नोलॉजीज और पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। आइए इसको समझते हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। कोयल पावर प्लांट अभी भी दुनिया के एनर्जी सोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन कोल के कंबशन से ग्रीन हाउस इमिशन और पॉल्यूशन होता है। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का एम है कोल को क्लीनर और इफिशिएंट बनाकर यूज करना। आइए टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। कोल वॉशिंग प्रिपरेशन। क्रश कोल को लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है जिससे इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है। क्लीन कोल बर्न होता है, पोल्यूशन कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्रोसेस। पार्टिकुलेट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके कलेक्शन प्लेट पर कैप्चर किया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एयर पोल्यूशन कम होता है। कोयल गैसिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कोयल को स्टीम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के सिंक गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बर्न होता है। इसकी बेनिफिट्स ये होती है कि क्लीनर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। वेट स्क्रबर। फ्लू गैस को लाइमस्टोन और वाटर के साथ स्प्रे करके सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है। इससे एसिड रेन प्रिवेंट होती है। लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर। कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन रिड्यूस करते हैं। इससे एयर पोल्यूशन और स्मोक कम होता है। अब इंडियाज कोयल प्रॉब्लम को देखते हैं। इंडिया के पास मोस्टली गोंडवाना कोयल है
जो लो क्वालिटी है, लो कार्बन, हाई एस, हाई मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होता है। सब क्रिटिकल कोयल प्लांट को रिप्लेस करके सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाएंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को देखते हैं। पावर प्लांट और इंडस्ट्री से CO2 कैप्चर करना और उसे लॉन्ग टर्म स्टोर करना। स्टोरेज मेथड की बात करें तो जियोलॉजिकल CO2 को अंडरग्राउंड इंजेक्ट करना, ओशियनिक CO2 को ओशियन में स्टोर करना कंट्रोल मैनर में। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CO2 को कैप्चर करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाने या परमानेंटली स्टोर करने का प्रोसेस है ये। जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी को सपोर्ट करना या CO2 को फर्टिलाइजर और बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना। अब कार्बन सिंक एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को देखते हैं। कार्बन सिंक नेचुरल रिजर्वियर, फॉरेस्ट, सॉइल, ओशियन जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, आर्टिक परमाफ्रॉस्ट। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना, उसे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट या सॉइल कार्बन स्टोरेज टेक्निक। अब जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए लार्ज स्केल इंटरवेंशन करना, उसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके प्लैनेट को कूल करना, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ग्रीन हाउस गैस रिमूवल, डायरेक्टली CO2 या ग्रीन हाउस गैस को रिमूव करना, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी। अब ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल ग्लोबल सिनेरियो, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कंट्री कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी को फेज आउट कर रहे हैं। IPCC रिकमेंडेशंस, कोल पावर इलेक्ट्रिसिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग लिमिट करने के लिए। अब क्लाइमेट स्मार्ट सिटी को सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करना। मेजर्स की बात करें तो कोल्ड प्रिवेंशन और ग्रीन रूफ हीट आइलैंड इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। वेंटिलेशन इंप्रूवमेंट अर्बन हीट को मैनेज करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन लोकलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं। केस स्टडी को देखते हैं। कूलिंग सिंगापुर, ग्रीन रूफ, वर्टिकल ग्रीनरी और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के थ्रू अर्बन हीट को कम किया गया। फ्रेमवर्क CSCAF क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क सिटी को क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए गाइड करता है। GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये बिल्डिंग के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को असेस करता है। अब ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, प्रायोरिटीज की बात करें तो डीकार्बोनाइजिंग द इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना, जस्टिस एंड इक्विटी, वल्नरेबल कम्युनिटी को सपोर्ट करना, कंजर्विंग द बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन को मैंडेटरी करना है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड लॉज को देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काफी कन्वेंशन और इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये इनिशिएटिव ग्लोबल कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल वे में मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस देते हैं। आइए इन कन्वेंशन को समझते हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। 1972 में स्टॉकहोल्म स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो इन्वायरमेंटल लॉ के डेवलपमेंट का पहला कदम था। यह कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट का बेस था। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन 1972, इस डिक्लेरेशन को द डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्वायरमेंट के लिए इंटरनेशनल लॉज और पॉलिसीज बनानी शुरू हुई। अब
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को देखते हैं। यूएनईपी एक यूएन एजेंसी है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं। डेवलपिंग कंट्री को इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। रोल एंड कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। एजेंसी established by UNEP, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मल्टीलेटरल फंड ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव फंड करता है ये। अब यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए काम करता है। एनवायरमेंटल एग्रीमेंट होस्टेड बाय यूएनईपी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए गाइडलाइंस देता है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज माइग्रेटरी एनिमल और हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बताता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज इंडेंजर्ड स्पेसीज की इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करता है। अब मेजर अचीवमेंट की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। मिनामाटा कन्वेंशन 2012 मरकरी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है। अब फेज 4 अर्थ इनिशिएटिव 2017 में यूएनईपी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। फेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके एसडीजी अचीव करना, कोएलिशन फॉर क्रिएशन बनाकर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पर डायलॉग प्रमोट करना। इसका इम्पैक्ट ये था कि रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से इंटीग्रेट करना। अब बात करते हैं यूएनसीईडी अर्थ समिट रियो डे जेनेरो 1992। 1992 में रियो डे जेनेरो ब्राजील में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसे अर्थ समिट कहते हैं। इसका फोकस था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना। ये कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर बनाया और दुनिया भर में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाई। आइए समझते हैं लैंडमार्क एग्रीमेंट। अर्थ समिट में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए जो आज भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के फाउंडेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन का एम था क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। बाद में कोयोटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस एग्रीमेंट 2015 जैसे इनिशिएटिव इसी से इंस्पायर थे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसका एम है स्पेसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। अदर इनिशिएटिव्स जैसे एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। हर कंट्री को लोकल लेवल पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने के लिए गाइड करता है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल एक नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस देता है। फॉलो अप समिट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10 2002 जोहान्नेसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। फोकस था टॉक्सिक कंपोनेंट का यूज कम करना, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना, वाटर यूजेस और पोल्यूशन से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करना। एजेंडा 21 और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिफॉर्म किया। अब रियो +20 2012 इस समिट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बाद में एसडीजीज को एजेंडा 2030 में इंक्लूड किया गया। अब पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी 2013 में रियो +20 डिक्लेरेशन के रिस्पॉन्स में लॉन्च हुआ। इसका पर्पस था कंट्री को एसडीजी 8 अचीव करने में मदद करना, फुल और प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना।
अब हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका रोल है यूएन के इकोनॉमी और सोशल काउंसिल के अंदर एक फोरम है जो अर्थ समिट के आउटलाइंस को ओवरसीज करता है। एजेंडा 21, जोहान्नेसबर्ग डिक्लेरेशन, रियो प्लस 20 जैसे आउटकम्स का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करता है ये। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 रियो अर्थ समिट के टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ। वर्क एरिया, बायोडाइवर्सिटी, रेड डी प्लस, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है ये। सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन और मिनीमाटा कन्वेंशन के प्रोजेक्ट को फंड करता है ये। यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एफएओ, एडीबी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी बनाई गई जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी। ये ट्रीटी दुनिया भर के देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसका फोकस है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना और उनके लेवल को ऐसे मैनेज करना कि क्लाइमेट पर डेंजरस इम्पैक्ट ना हो। जैसे एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। 1982 में रियो अर्थ समिट में नेगोशिएट हुई और न्यूयॉर्क में साइन की गई। आज तक इसके 198 पार्टीज हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, एम है कि डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट किया जा सके, लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं लगाना, बस एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें प्रोटोकॉल बनाए जा सकते हैं। लीगल स्टेटस, नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क, यूएनएफसीसी खुद लीगली बाइंडिंग नहीं है लेकिन ये प्रोटोकॉल बनाने का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, कॉप यूएनएफसीसी का डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये एनुअल मीटिंग करता है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन डिस्कस होते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 3 1997, डेवलप कंट्री के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट बनाया टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सीबीडीआर, डेवलप्ड कंट्रीज पर ज्यादा जिम्मेदारी क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम ज्यादा पोल्यूशन किया इसलिए। दोहा अमेंडमेंट 2012, क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 20 इंट्रोड्यूस किया। एनेक्स बी कंट्री यानी कि डेवलप्ड नेशन के लिए इमिशन रिडक्शन टारगेट इम्पोज किया। अब फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, यूएनएफसीसी ने कंट्री को अपने टारगेट अचीव करने के लिए कुछ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म दिए, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं और अपने इमिशन टारगेट को मीट कर सकते हैं। इमिशन ट्रेडिंग, कंट्रीज अपने कार्बन क्रेडिट ट्रेड कर सकती है। कार्बन क्रेडिट, एक क्रेडिट इक्वल टू 1 टन CO2 रिडक्शन होता है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे डेवलप्ड कंट्री में इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट कर सकती है और अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। अब इंडिया के अप्रोच को देखते हैं। क्लीन एनर्जी सेस, इंडिया ने कोल प्रोडक्शन पर सेस लगाया था जिससे नेशनल क्लीन एनर्जी फंड बनाया गया। लेटर इस सेस को जीएसटी कंपनसेशन सेस से रिप्लेस कर दिया गया। इसका यूज क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए होता है। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन मेजर्स। ओजोन लेयर को हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है जो हमारे यूवी रेज को ब्लॉक करती है, लेकिन कुछ केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल एग्रीमेंट बनाए गए जो आज ओजोन डिप्लीशन को रोकने में काफी सक्सेसफुल हुई है। वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 क्या है? पहला ग्लोबल ट्रीटी जो ओजोन डिप्लीशन को एड्रेस करती है। इसका फोकस है
ओजोन डिप्लीशन का ग्लोबल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना। लीगल स्टेटस की बात करें तो नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क, लेकिन इसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लीगली बाइंडिंग बनाया गया है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस 1987 क्या है? इसका मेन एम है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का प्रोडक्शन और कंजप्शन फेज आउट करना। केमिकल जैसे CFCs, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड को स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ फेज आउट किया गया। यह दुनिया का पहला और अकेला ट्रीटी है जो 197 पार्टी के साथ यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन अचीव कर चुका है। अचीवमेंट की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के डिप्लीशन को रिवर्स करना, एक मॉडल ट्रीटी जिसमें ग्लोबल कोऑपरेशन को शोकेस किया। अब किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 क्या है? फोकस है HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना, जो ओजोन लेयर को डायरेक्टली डैमेज नहीं करते लेकिन पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। टारगेट है HFC को 80 to 85% फेज आउट करने का टारगेट है 2045 तक। इम्पैक्ट को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को 0.5% तक रिड्यूस करने में मदद करेगा बाय 2100। इंडिया का रोल, इंडिया के HFC कंजप्शन का सिर्फ 3% है। इंडिया अपना फेज आउट डाउन 2032 से शुरू करेगा और 4 स्टेप में कंप्लीट करेगा। अब क्योटो एडजस्टमेंट 2018 क्या है? 13th मीटिंग ऑफ पार्टीज क्योटो इक्वेडर में एक एडजस्टमेंट किया गया जो फ्यूचर में 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग अवॉइड करने का टारगेट रखा गया। CFC 11 के एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में रिडक्शन से ओजोन डिप्लीशन, क्लोरीन का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। अब पेरिस एग्रीमेंट COP21 2015 ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का एम रखता है और 1.5 डिग्री सेल्सियस के एफर्ट परस्यू करता है। नेट जीरो इमिशन 21 सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक नेट जीरो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन का टारगेट है। डेवलप्ड कंट्री ने प्रॉमिस किया है कि वो $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज करेगा बाय 2020। अब फाइंडिंग फ्रॉम इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2020 6.3 टन CO2 ग्लोबल एवरेज। इंडियाज पर कैपिटा इमिशन 2.4 टन CO2 वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है ये। अब COP26 मेजर आउटकम्स को देखते हैं। एक ग्लोबल मीटिंग हुई स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जिसमें दुनिया के लीडर्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए मिले। इस मीटिंग का नाम था COP26 यानी कि 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर हुई थी। सबका फोकस था पेरिस एग्रीमेंट के गोल को अचीव करना और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। चलिए इसके मेजर्स आउटकम्स को समझते हैं। फर्स्ट, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। यह पैक्ट पेरिस एग्रीमेंट के टेम्परेचर गोल को रिएफर्म करता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का एम है। कंट्रीज को कहा गया है 2030 क्लाइमेट एक्शन प्लान को स्ट्रेंथन करो बाय 2022। कोल का फेज डाउन करो, कंप्लीट फेज आउट नहीं, सिर्फ ग्रेजुअल रिडक्शन। फॉसिल फ्यूल सब्सिडाइज एलिमिनेट करो। 100 बिलियन पर ईयर का फंडिंग 2025 तक प्रोवाइड करो। अब कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 कार्बन ट्रेडिंग के लिए रूल फाइनलाइज हुई, जिसमें कंट्री अपने अनयूज कार्बन क्रेडिट को यूज कर सकती है अपने फर्स्ट NDC टारगेट अचीव करने के लिए 2025 तक। डबल काउंटिंग अवॉइडेंस बायलैटरल और ग्लोबल मार्केट के लिए
कंडीशन सेट की गई ताकि एक ही इमिशन रिडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज क्लेम ना कर सके। अब पेरिस रूल बुक। पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल फाइनलाइज हुई। इमिशन रिडक्शन टारगेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब ग्लोबल मीथेन प्लेड्ज। ओवर 100 कंट्री ने कमिट किया कि वो 2030 तक मीथेन इमिशन को 30% रिड्यूस करेंगे। इंडिया ने इस प्लेज को साइन नहीं किया क्योंकि मीथेन रिडक्शन एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो इंडिया के लिए क्रिटिकल सेक्टर है। अब इनहेंस क्लाइमेट एक्शन। नए प्लेज। जीरो इमिशन कार का टारगेट। कंट्री ने रिवाइज नेट जीरो टारगेट अनाउंस किया, जैसे ब्राजील, चाइना ने। ग्लेसगो ब्रेक थ्रोट एजेंडा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन प्रमोट करना। अब कैश ग्लो फाइनेंस अलायंस फॉर नेट जीरो। ओवर 160 फाइनेंशियल फर्म्स ने कमिट किया कि वो 2050 तक नेट जीरो इमिशन अचीव करेगा। यूएन रेस टू जीरो क्राइटेरिया। फाइनेंशियल सिस्टम को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ये। इंडियाज कमिटमेंट। पीएम मोदी जी ने 5 की कमिटमेंट दिए, जिसे पंचामृत कहा गया। फर्स्ट, 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। 1 बिलियन टन्स इमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 2030। इमिशन इंटेंसिटी को लेस देन 45% रिड्यूस करेंगे। 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक करेंगे। नेट जीरो इमिशन बाय 2070 तक करेंगे। इंडिया ने $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मांग की है। अब फेज डाउन ऑफ कोल। इंडिया ने फेज आउट के बजाय फेज डाउन का टर्म एडवोकेट किया। डेवलपिंग कंट्री के लिए कोल बेस्ड एनर्जी अभी भी अफोर्डेबल है। इंडिया नए टेक्नोलॉजी के लिए टाइम और सपोर्ट चाहता है, इसलिए ये किया गया। लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ओवर 100 कंट्री ने कमिट किया कि वो 2030 तक डिफॉरेस्टेशन को हल्ट करेगा। इंडिया ने साइन नहीं किया क्योंकि डिक्लेरेशन ने ट्रेड और क्लाइमेट इशू को इंटरलिंक किया था, जो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पीएम मोदी जी ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया जो सस्टेनेबल लिविंग और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। इसके फोकस किया गया इंडिविजुअल और एनवायरमेंटल हार्मनी को। अब बात करते हैं COP27 मेजर आउटकम्स। नवंबर 2022 में दुनिया के लीडर्स और क्लाइमेट एक्सपर्ट इजिप्ट के शार्म इल शेख में मिले। ये 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी जो यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका फोकस था क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना और वल्नरेबल कंट्री की मदद करना। फर्स्ट, वेन्यू एंड की मीटिंग। शार्म इल शेख इजिप्ट में हुई मीटिंग में CMA फोर्थ मीटिंग अंडर दी 2015 पेरिस एग्रीमेंट, 17th मीटिंग अंडर दी क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल सईद अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव को देखते हैं। B20 ग्रुप और G7 कंट्रीज के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है ये। इसकी ऑब्जेक्टिव्स है प्री अरेंज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि क्लाइमेट डिजास्टर के वक्त फंड जल्दी डिप्लॉय हो सके। इनिशियल बेनिफिशरीज हैं इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टा राइस, फिजी, सेनेगल, फिलीपींस, घाना। अब UNODC पेपर ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का इकोसिस्टम सर्विस और क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट हाईलाइट करना होता है इसका काम। की पॉइंट्स की बात करें तो ट्री लाइक दालबेरजिया, इंडियन रोजवुड, important for carbon sequestration but globally trafficked.
इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड पेंगोलिन्स, ये स्पीसीज इकोसिस्टम इंजीनियर हो जो नेचुरल बैलेंस मेंटेन करते हैं। लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, इंडिया ने COP27 में अपनी LTLEDs सबमिट की जो पेरिस एग्रीमेंट के रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना, क्लाइमेट रिजिलेंस बिल्ड करना, बायोफ्यूल का यूज बढ़ाना, 2032 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्शन करना। अब लॉस एंड डैमेज फंड, वुल्नरेबल और डेवलपिंग कंट्री के लिए एक फंड स्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को टैकल कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि रिपेरेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो मीथेन इमिशन को ट्रैक करता है। UNEPS इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी इसका पार्ट है। इसकी पर्पज की बात करें तो गवर्नमेंट और कोऑपरेशन को अलर्ट करना मीथेन इमिशन के लिए COP26 के ग्लोबल मीथेन प्लेज को इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करता है। न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर इमिशन टैक्स को देखते हैं। न्यूजीलैंड ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जो एग्रीकल्चर इमिशन यानी कि मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड पर लगता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग के इमिशन को रिड्यूस करने का इसका ऑब्जेक्टिव था। अब कार्बन बॉर्डर टैक्स, यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि इंपोर्ट पर कार्बन इमिशन के बेसिस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये 2026 से स्टार्ट होगा। ओपोजिशन इसमें थे बेसिक ग्रुप लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने अपोज किया। इसका रीजन था ये कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है जो पेरिस एग्रीमेंट का एक कोर वैल्यू है। अब बात करते हैं REDD प्लस एंड फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जो एक मेजर कंसर्न होता है डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट को बैलेंस करता है। अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे और उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे तो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आता है REDD प्लस और FCPF। REDD प्लस रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एक वॉलेंट्री क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच जो UNFCCC के अंदर डेवलप किया गया है। डेवलपिंग कंट्री के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि उन्हें टेक्निकल कैपेसिटी डेवलप करने में मदद मिले। स्कोप की बात करें तो REDD प्लस का काम सिर्फ डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को रोकना नहीं बल्कि फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को कंजर्व करना, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट करना, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को इनहेंस करना। इसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सिर्फ इमिशन रिड्यूस करना नहीं बल्कि फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनेज करना, कार्बन रिच फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डेवलपिंग कंट्री को इंसेंटिवाइज करना। सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स हैं REDD को सपोर्ट करने वाले इनिशिएटिव्स हैं UN रेड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्लोबल एफर्ट को देखते हैं। REDD प्लस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस प्रमोट करता है। अब फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी को देखते हैं। एक ग्लोबल पार्टनरशिप जो गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और इंडिजिनस पीपल को इन्वॉल्व करता है। इसका फोकस है REDD प्लस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना। फंक्शन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी और सेक्रेटरीज है। डिलीवरी पार्टनर इसमें है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, UNDP एक्सेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट सिस्टम,
टेस्ट करना जो REDD प्लस एफर्ट को रिवार्ड करे। लिवलीहुड और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लोकल कम्युनिटी के लिवलीहुड सस्टेन करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नॉलेज डिसेमिनेशन, REDD प्लस के लर्निंग को ग्लोबली शेयर करना। अब बात करते हैं क्लाइमेट इन क्लीन एयर कोएलिशन CCAC। क्लाइमेट चेंज के फाइट में सिर्फ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं बल्कि कुछ शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल करना जरूरी है। ये पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में कम टाइम के लिए रहते हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2012 में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन का फॉर्मेशन किया गया। आइए इसको समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 2012 में बनाया गया ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। नेशन, UNEP और स्टेक होल्डर इसका हिस्सा है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट को कम करना और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट को देखते हैं। कौन से पोल्यूटेंट हैं ये? ब्लैक कार्बन, फॉसिल फ्यूल और बायोमास के इनकम्प्लीट कम्बेशन से बनता है ये। मीथेन, एग्रीकल्चर और लैंडफिल से रिलीज होता है ये। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, पोल्यूटेंट के केमिकल रिएक्शन से बनता है ये। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर में यूज होता है ये। स्पेशलिटी ऑफ शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट को देखते हैं। एटमॉस्फेयर में शॉर्ट लिव के लिए रहता है कुछ दिन या साल, पर उनका वार्मिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग SLCPS को देखते हैं। एग्रीकल्चर, मीथेन और ब्लैक कार्बन इमिशन को कम करने से क्रॉप लॉस प्रिवेंट होती है। ग्लोबल वार्मिंग, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट को रिड्यूस करके 2050 तक वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक स्लो डाउन किया जा सकता है। ये पेरिस एग्रीमेंट के 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट के लिए हेल्पफुल है। हेल्थ बेनिफिट, एयर पोल्यूशन कम होगा और लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स को देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। कूल कोएलिशन 2019, क्लीन और इफिशिएंट कूलिंग प्रमोट करता है ये। इसके पार्टनर्स हैं UNEP, CCAC, किगाली कूलिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। अब ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, इसका फोकस है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को मेजर करने और मैनेज करने के टूल और ट्रेनिंग डेवलप करना। अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस, यूरोपियन यूनियन ने इनिशिएट किया था। इसका फोकस वल्नरेबल कंट्री जैसे स्मॉल आइलैंड, डेवलपिंग स्टेट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को क्लाइमेट रेजिलियंस में हेल्प करता है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रोमोटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव्स है फूड सिक्योरिटी और रेजिलियंस इंप्रूव करना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के अगेंस्ट। अब आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक स्टेट और इंडिजिनस कम्युनिटीज के बीच कोऑपरेशन प्रमोट करना। इसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर होता है।